थर्ड नंबर का क्वेश्चन ही होगा ये। इससे पहले हम थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप 2024 का पेपर देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कैबिनेट प्रणाली के विकास में परिणाम स्वरूप व्यावहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर चली गई है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन बहुत एकदम से ट्रिकी टेक्निकल है, यहाँ पे आपको वर्ड बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे लेकिन समझ में नहीं आएगा क्या लिखूं क्या छोड़ूं। अगर इसमें पूछ रहा है द ग्रोथ ऑफ द कैबिनेट सिस्टम हैज़ प्रैक्टिकली रिजल्टेड इन द मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, इलेसुडेट करना है आपको। इलेसुडेट का सीधा सा मतलब है आपको समझाना है, रेदर देन टू फोकस ऑन द नेगेटिव पॉइंट। नेगेटिव चीज़ों से फोकस करने तो आपको एक एक चीज़ निकाल के बतानी, कैसे चला गया कैसे नहीं चला गया। सीधा सा क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैबिनेट सिस्टम अगर बढ़ रहा है, कैबिनेट का जो कह रहे हैं कैबिनेट का जो स्तर है या मेंबर ऑफ कैबिनेट बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से क्या है, हमारा जो पार्लियामेंट सिस्टम की सुप्रीमेसी है उसको एक मार्जिनाइजेशन बना है या हाशिए पर रखी गई है, या उसकी सोवर्निटी एक तरीके से ख़त्म हो गई है, क्योंकि सारा डिसीजन मेकिंग कैबिनेट के पास ही चला जाता है अगर मेंबर ऑफ कैंडिडेट उधर ज़्यादा होंगे। क्वेश्चन समझने में इजी है लेकिन लिखने में बहुत टफ है। इसको कैसे लिखेंगे समझते हैं। पहले तो इलेसुडेट का समझो। इलेसुडेट का मतलब सीधा सा होता है कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया है उसको समझना है और उसको इंट्रो लिखना है, उसकी मेन पॉइंट क्या है, उसके बाद कैसे चला गया हाउ आपको बताना है, कैसे हाशिए पे चला गया, उसके अलावा आपको माइलाइज कैसे हो गया, उसके अलावा आपको एक सुझाव भी देना है कि हम कैसे इसको बेटर कर सकते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ, आपको ये भी समझाना है कि ये इसको सॉरी, जैसे पहले तो आपको बताना है कैसे चला गया, फिर आपको बताना है कि नहीं, दूसरे शब्दों में पार्लियामेंट इज स्टिल इम्पोर्टेंट। पार्लियामेंट स्टिल इम्पोर्टेंट है, पहले तो स्टिल इम्पोर्टेंट है, फिर आपको वे फॉरवर्ड एक सुझाव देना है, फिर कंक्लूड करना है, रेदर देन टू फोकस द नेगेटिव पॉइंट। पहले आपको बताना है कि कैसे हाशिए पर रखा हुआ है, दूसरा आपको बताना है कि नहीं, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी स्टिल एक रिलेवेंस रोल प्ले करती है, वो आपको 5 से 6 पॉइंट बताने। फिर आपको है कि और पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन को, इस प्रोसेस को कैसे हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और उसके बाद हमें बता देना सीधा सा अपना इंट्रोडक्शन। तो क्वेश्चन 3 से 4 पार्ट में टूट जाता है। पहला पार्ट है कि कैबिनेट ने कैसे मार्जिनलाइज किया, इंट्रो के बाद पहला पार्ट यहाँ से मार्जिनलाइजेशन, दूसरा पार्लियामेंट इज स्टिल रिलेवेंस, तीसरा वे फॉरवर्ड, चौथा कंक्लूजन, और पांचवा मेरा फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट दैट इज इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन अगर मैं इसमें लिखूंगा तो इंट्रोडक्शन सीधा सा मैं लिख सकता हूँ, इसमें बहुत इंट्रोडक्शन, कोई तो आर्टिकल 79 से लिख सकता है, कोई कहीं से भी लिख सकता है, लेकिन मैं इसको लिखूंगा कि पार्लियामेंट, मेरा जो पार्लियामेंट है, संसद है, पार्लियामेंट्री इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी एंड सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी, जिसमें क्या होता है, जिसमें एंड द रिपोजिटरी ऑफ द सोवेनिटी। मैं अपने वर्ड में लिखता हूँ, पार्लियामेंट क्या है इन द डेमोक्रेसी सिस्टम, मैं इंट्रो लिख ही देता हूँ, मुझे थोड़ा बोलने में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। इन द डेमोक्रेसी सिस्टम पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडी। पार्लियामेंट क्या है, डेमोक्रेसी सिस्टम में मेरा एक लॉ मेकिंग बॉडी में सुप्रीम है। फिर मैं लिख सकता हूँ दैट रिप्रेजेंट द सोवरेनिटी ऑफ द नेशन, दैट रिप्रेजेंट द सोवरेनिटी ऑफ नेशन। ये मेरा लगभग 10 से 15 वर्ड या 20 वर्ड का जितना भी होगा क्वेश्चन का इंट्रो हो जाएगा कि पार्लियामेंट लॉ मेकिंग बॉडी है और नेशन की मतलब सोवरेनिटी है, इस पे डिपेंड करती है। और अगर मैं लिखना चाहूँगा तो सीधा सा लिख सकता हूँ कि हाउएवर
इवोल्यूशन ऑफ द कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम की इवोल्यूशन से द सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट क्या हुई है, मार्जिनलाइज हुई है। अगर ये यहाँ से लिख सकता हूँ तो, वरना इतना ही लिख से, क्योंकि मैं हेडिंग तो डालने ही वाला हूँ कि कैसे पार्लियामेंट ने मार्जिनलाइजेशन किया है सोवरेनिटी को। तो दूसरी मेरी हेडिंग क्या होगी फिर उसके बाद, हाउ पार्लियामेंट, हाउ कैबिनेट, लिख सकता हूँ कैबिनेट, कैबिनेट मार्जिनलाइज्ड, मार्जिनलाइज्ड पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, कैसे की है पार्लियामेंट सोवरेनिटी। 5 से 6 पॉइंट लिख सकता हूं मैं इसमें। फर्स्ट पहला पॉइंट मेरा होगा, पहला पॉइंट मेरा क्या होगा, मेजॉरिटी रूल। मेजॉरिटी रूल का मतलब सीधा सा ये है कि मेरा जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट की जो मेजॉरिटी में आ जाती है, मेजॉरिटी रूल गवर्नमेंट, मेजॉरिटी अगर किसी पार्टी की आ जाती है इन द पार्लियामेंट में, तो अपोजिशन को निग्लेक्ट करती है। मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट it lead to opposition, neglect of the opposition, neglect of opposition। उसमें बहुत सारे, जैसे करंट की गवर्नमेंट की बात करूं तो इसने क्या किया, आधार वाला ऐसे ही पास कर लिया। बहुत सारे ऐसे बिल हैं कि जिनको आसानी से गवर्नमेंट ने पास कर दिया। तो ये भी एक है कि, ये भी एक है कि मेजॉरिटी रूल ऑफ द गवर्नमेंट अगर हो जाएगा, मेजॉरिटी गवर्नमेंट हो जाएगी, तो रूलिंग पार्टी इंजॉय द मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। तो उससे क्या होगा, जो मेकिंग द इजीली, किसी भी बिल को इजीली पास करा लेंगे विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव डिबेट, विदाउट द इफेक्टिव डिबेट, वहां पे हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा विदाउट द इफेक्टिव डिबेट, विदाउट द इफेक्टिव डिबेट एनी बिल ऑफ द पार्लियामेंट शैल बी पास्ड, पास हो जाएगा। पहला तो ये हो गया मेरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो जाएगा पार्टी विप एंड डिसिप्लिन, पार्टी विप एंड डिसिप्लिन। पार्टी विप एंड डिसिप्लिन का सीधा सा मतलब है कि अगर किसी पार्टी ने विप जारी कर दी कि चाहे आपके व्यूज कैंडिडेट के कुछ भी हो, इफ अ कैंडिडेट इज अगेंस्ट अ सर्टेन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, और उसमें गवर्नमेंट ने, या कहूँ सीधी पार्टी जो गवर्नमेंट अभी कह सकते हैं गवर्नमेंट में है जिस पार्टी, वो पार्टी ने अगर विप जारी कर दी तो उसको बस न को बस उस पर ही यस करना रहेगा। तो डिसिप्लिन है, पार्टी का डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एग्जांपल दे सकता हूँ, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ का भी यहाँ मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है कि कैंडिडेट सेल फॉलो द विप ऑफ द पार्टी और सेल फॉलो द डिसिप्लिन ऑफ द पार्टी। ये भी एक मेन रीजन है। देन दूसरा मैं लिख सकता हूँ कंट्रोल ओवर लेजिस्लेटिव एजेंडा। अगर उसकी मेजॉरिटी होगी तो लेजिस्लेटिव में जितने भी मुद्दे वो आएंगे उस पर सब कैबिनेट का ही कंट्रोल रहेगा। तो जिससी बात है कि पार्टी पॉलिटिक्स को यहाँ से बढ़ावा मिलेगा, तो यहाँ से कहते हैं पार्टी पॉलिटिक्स। जैसे मैं लिख सकता हूँ कैबिनेट डिसाइड द बिल, सारे लेजिस्लेचर में कौन सा बिल आएगा कौन सा नहीं आएगा वो कैबिनेट ही डिसाइड करती है। और फिर लिख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डिनेंस। अगर क्या है कि ऑर्डिनेंस जितने ज़्यादा आएंगे वो भी एक पार्लियामेंट्री सोवर्निटी को क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि पार्लियामेंट, कैबिनेट क्या करेगी अपनी जब भी मन करेगा तब भी ऑर्डिनेंस पास करवा लेगी प्रेसिडेंट से रिगार्डिंग एनी एक्ट। ऑर्डिनेंस इज ए शॉर्ट टर्म लॉ। तो क्या है ना कि यहाँ से क्या है, डिबेट एंड डिस्कशन पार्लियामेंट में पूरी तरह हो ही नहीं पाएगा। तो ऑर्डिनेंस भी एक इशू है कि इंक्रीजिंग ऑर्डिनेंस अंडरमाइन द पार्लियामेंट्री सोवर्निटी, ये भी एक इशू है। देन एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी यहाँ से लिख सकते हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब
और अब मैं लिख सकता हूं यहां से डिक्लाइनिंग सिटिंग इन पार्लियामेंट, सिटिंग इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की सिटिंग की वजह से सोवर्निटी लग गई है कि कैबिनेट अगर सिटिंग ही नहीं होगी तो कैबिनेट अपने हिसाब से काम करके चली जाएगी कि पार्लियामेंट में हम डिस्कस किसके साथ करें, सर्टेन मेंबर आते ही नहीं है फला पार्टी के। तो डिक्लाइनिंग द सिविल क्या नाम है, सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ये। और वीकनिंग पार्लियामेंट्री कमेटीज, वीकनिंग पार्लियामेंट्रीज कमेटी, जो पार्लियामेंट्री कमेटी हैं वो भी कमज़ोर दिखाई पड़ रही हैं। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो गया, बहुत सारी कमेटी वुमेन से रिगार्डिंग, वो भी वीकनिंग है कि वो एक समय के बाद एबॉलिश हो जाती हैं, फिर बनती नहीं है। और अगर उन पर कोई भी मैटर जाता है तो बहुत दिन तक पेंडिंग में पड़ा रहता है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी भी कमज़ोर दिखाई पड़ती है, उसकी वजह से पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी पे क्वेश्चन लगता है। और लास्ट आता है चैरिस्मेटिक लीडरशिप, चैरिस्मेटिक चैरिस्मेटिक लीडरशिप करंट गवर्नमेंट की। इसमें हम लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर लीडरशिप। जैसे मोदी गवर्नमेंट, 5 से 6 गवर्नमेंट हो गए, कैबिनेट क्यों मार्शलाइज करती? पहला मेजॉरिटी रूल, पहला मैं यहां से सीधा लिख सकता हूं, पहला मेरा है कि मेजॉरिटी रूल जिसका होगा वो आराम से पास। दूसरा पार्टी का विप भी एक प्रॉब्लम है। और दूसरा कंट्रोल ओवर द लेजिस्लेटिव बाय द कैबिनेट। और तीसरा है मेरा चौथा पॉइंट है इंक्रीजिंग ऑर्डिनेंस सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। तीसरा है पार्लियामेंट में सिटिंग ऑफ द मेंबर, सिटिंग डेज भी कम हुए। और पार्लियामेंट्री जो मेरी कमेटी हैं वो भी कमज़ोर पड़ी हैं। लास्ट में मेरा लिख सकता हूँ चैरिस्मेटिक लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग पीएम लीडरशिप, लीडरशिप पीएम प्राइम मिनिस्टर की। जैसे एक आदमी के ही नाम से पूरी सरकार चल रही है तो वहाँ पे पार्लियामेंट की सोवरेनिटी गिरी जाएगी। तो ये 7 से 8 पॉइंट मेरे पार्लियामेंट की सोवरेनिटी को गिराने की बात कह रहे हैं। सीधा सीधा कैसे कैबिनेट के मजबूत होने से गिर जाएगी। अब मेरा पॉइंट आता है स्टिल पार्लियामेंट इज रिलेवेंट, स्टिल बट स्टिल पार्लियामेंट इज रिलेवेंट, रिलेवेंट पार्लियामेंट अभी भी रिलेवेंट बना हुआ है, ये भी मुझे बताना है। स्टिल पार्लियामेंट इज रिलेवेंट कि पार्लियामेंट की प्रासंगिकता अभी भी रिलेवेंट है, अभी भी कह सकते हैं, अभी भी इम्पोर्टेंस है। पहला तो ये, पहला क्या है कि पार्लियामेंट क्या है कि विद द हेल्प ऑफ द नॉन कॉन्फिडेंस मोशन गवर्नमेंट को हटा सकता है। विद द हेल्प ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, गवर्नमेंट को हटा सकता है, गवर्नमेंट को हटा सकता है कौन? पार्लियामेंट। पहला तो पॉइंट तो ये, दैट्स वाई रिलेवेंसी ऑफ द पार्लियामेंट इज इम्पोर्टेंट। पहला पॉइंट ये। दूसरा ये क्वेश्चन आर जीरो आर डिबेट, क्वेश्चन आर जीरो आर और डिबेट डिस्कशन से क्या है, गवर्नमेंट की जो अकाउंटेबिलिटी है उसको भी तय करता है, गवर्नमेंट पर क्वेश्चन करता है। जिससे क्या है कि गवर्नमेंट, जैसे जिसमें हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के कुछ बिल होते हैं, कुछ एक्ट होते हैं, गवर्नमेंट पीछे ले लेती है, पीछे हट जाती है, जिस पर डिबेट डिस्कशन से एक मेंबर का भी बहुत फर्क पड़ता है। तो पर किसान बिल भी दे सकते हैं, या पीडीएस रिलेटेड जो भी था, एमएसपी रिलेटेड बिल था, वो भी गवर्नमेंट ने लिया था। तो यहाँ से हम सीधा सा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन आर, जीरो आर, डिबेट और एडजॉर्नमेंट मोशन है, एडजॉर्नमेंट मोशन वो क्या तय करते हैं? अकाउंटेबिलिटी, जो मैंने लिखा अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी तय करते हैं गवर्नमेंट की। क्या? क्वेश्चन आर, जीरो आर, डिबेट डिस्कशन और एडजॉर्नमेंट मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन। ये सारी चीजें क्या है कि गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी तय कर रहे हैं। तो ये इसलिए पार्लियामेंट भी स्टिल रिलेवेंट है। उसके अलावा मैं लिख सकता हूँ कि पार्लियामेंट्री कमेटी एग्जामिन द बिल एंड फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर। पार्लियामेंट्री कमेटी
पार्लियामेंट्री कमेटी क्या एग्जामिन बिल एंड फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। और इसके अलावा मैं लिख सकता हूँ कट मोशन, कट मोशन भी रिलेवेंट है कि अगर पार्लियामेंट में कट मोशन आ जाता है गवर्नमेंट की पॉलिसी वहीं पे ख़त्म हो, मतलब बहुत सारे कट मोशन है, 2-3 कट मोशन है, ये भी वहाँ पे लिख सकते हैं। और लास्ट में मैं लिख सकता हूँ जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंट जुडिशियल रिव्यू काम कर देती है पार्लियामेंट को, क्योंकि पार्लियामेंट का क्या है, पार्लियामेंट जो है वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। पार्लियामेंट सोवरेनिटी इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट सोवरेनिटी, बहुत जल्दी, सोवरेनिटी इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो यहाँ से जुडिशरी क्या करती है, जुडिशियल रिव्यू भी कर लेती है। कैबिनेट जब कोई भी जुडिशियल रिव्यू ओवर रीच करती है तब, ये हम सारे पॉइंट लिख रहे हैं, इनको हम थोड़ा अगर प्रॉपर क्वेश्चन लिखते हैं तो एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये हमारे सारे वे फॉरवर्ड, या हम कह सकते हैं पार्लियामेंट हमारा क्यों रिलेवेंट है। फिर हम इसमें वे फॉरवर्ड लिखेंगे, वे फॉरवर्ड, या सीधा पेज ही लिख दो वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में मैं क्या लिख सकता हूँ, वे फॉरवर्ड में मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, वे फॉरवर्ड में सीधा लिख सकता हूँ मैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी को स्ट्रेंथन करना चाहिए, स्ट्रेंथन पार्लियामेंट्री कमेटी को स्ट्रेंथन करना चाहिए। और उसके अलावा क्या लिख सकता हूँ, पार्लियामेंट्री कमेटी को स्ट्रेंथन करने के अलावा मैं लिख सकता हूँ इंक्रीज द नंबर ऑफ सिटिंग, नंबर ऑफ सिटिंग को मुझे बढ़ाना चाहिए, नंबर ऑफ सिटिंग को बढ़ा देना चाहिए मुझे। नंबर ऑफ सिटिंग के अलावा मैं क्या लिख सकता हूँ इसमें, और डिटेल्ड डिस्कशन होना चाहिए, डिटेल डिस्कशन होना चाहिए, डिस्कशन करो। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए करो, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए क्या है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ से। और लिमिट, ऑर्डिनेंस की लिमिट एक बना देनी चाहिए, और मिनिमम यूज द ऑर्डिनेंस भी करना चाहिए, ये सारी चीज। और इंश्योर द इंडिपेंडेंसी ऑफ द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की इंश्योर करनी चाहिए, इंश्योर द इंडिपेंडेंसी ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की वो कर देनी चाहिए, क्या, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर, वो इंडिपेंडेंसी को इंश्योर कर देना चाहिए। ये सारे हमारे पॉइंट वे फॉरवर्ड में हो जाएंगे। लास्ट में हमारा आता है कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में मैं सीधा सा लिख सकता हूँ कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या लिखूंगा कि कैबिनेट बिकम द रियल सेंटर ऑफ द गवर्नेंस, कैबिनेट मेरा गवर्नेंस का रियल सेंटर है, लेकिन प्रैक्टिकल फॉर्म में पार्लियामेंट रिमेन द पार्लियामेंट is the important to maintain the democratic accountability। पहले कैबिनेट को क्या कॉर्नरिस्ट, कैबिनेट और पार्लियामेंट मेरा क्या है, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, कैबिनेट क्या है, जो मेरा रियल पावर है, यहाँ पे रियल सेंटर ऑफ द पावर, सीधा मैं कह सकता हूँ कैबिनेट इज द रियल सेंटर ऑफ द गवर्नेंस, रियल सेंटर ऑफ गवर्नेंस, रियल सेंटर ऑफ गवर्नेंस। बट पार्लियामेंट इज द, पार्लियामेंट मेरा क्या, पार्लियामेंट रिमेन इम्पोर्टेंट डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, और टू मेंटेन अ डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, ऐसे करके मैं लिख सकता डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, हेल्थी बैलेंस बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, ये मेरा हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा ज़्यादा शॉर्ट कर दिया क्योंकि थोड़े से मुझे भी सर दर्द कर रहा है आज के लिए इतना, मिलेंगे अगली बार, थैंक यू।